बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 7वीं जमात है और इस वक्त उर्दू ज़बान का पीरियड है, इसलिए आप अपनी उर्दू की बुक, कॉपी और डायरी निकाल लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, कुछ हमने कवायद पढ़े थे, नसर निगारी पढ़ी थी और उसके अलावा जो है हमने यूनिट नंबर 2 उसका जो है तारुफ़ करवाया था, हम बाहिम्मत हैं। ठीक है, उसमें हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था जिसमें एक माजूर बच्चे के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हज़ारों चीज़ों का मूजिद बना। ठीक है, थॉमस एडिसन, जिन्होंने हमारे घर जो रोशन है बल्ब ईजाद किया था और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो है वो हज़ारों चीज़ों का मूजिद बना था, वो तो ईजाद की थी। ठीक है, हमने बहुत तफसील से जो है इसको पढ़ा था। उम्मीद है अच्छी तरह से जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नए पीरियड की तरफ चलते हैं और हमने खुलासा लिखना भी सीखा था। तलखीस निगारी भी हमने सीख ली थी कि खुलासा किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास सबक है एक, अगर वो 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है तो हमें कितना करना है, उसको 100 अल्फाज पर जो है वो ले आना है उसको। ठीक है, इस तरह से हमने तलखीस निगारी भी जो है वो सीख ली थी। अब हम अपने नए पीरियड का आगाज़ करते हैं। आज भी हम कुछ जो है वो कवायद पढ़ेंगे। ठीक है, कवायद पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी ज़बान को समझने के लिए, सीखने के लिए जो है वो उसके कवायद पढ़ना ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, ग्रामर से ही आप जो है वो सीखते हैं जुमले बनाना। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो है हम उर्दू ज़बान पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमें इसके कवायद यानी कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमारी बोलचाल में आसानी और अच्छे जुमले और अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चले हम जो है वो अपने उसकी तरफ चलते हैं। कवायद में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, और टॉपिक तो बहुत सारे हैं इसमें। इसके कवायद के मुतज़ाद अल्फाज हैं, लायका है, मुतरादिफ अल्फाज हैं, मुज़क्कर मुअन्नस के कायदे हैं। इसके अलावा जो है वो किस तरह से जो है वो आपको मुज़क्कर मुअन्नस बनाना है। ठीक है, ये भी है। इसके अलावा भी आपको और भी चीज़ें हैं इसमें जो हम इसके बाद देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद के मायने उलट या मुखालिफ। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, बिगनिंग से जो है हम यही पढ़ते आए हैं। मुतज़ाद के मायने होते हैं उलट। अब मैंने आपको एक नया लफ्ज़ बताया है, मुखालिफ। ठीक है, इख्तिलाफ रखने वाला। मुतज़ाद अल्फाज वो होते हैं जो एक दूसरे के उलट या मुखालिफ हो। मसलन दिन का रात, सुबह का शाम। इसी तरह बहुत से अल्फाज हैं, दूर का करीब, अंदर का बाहर, आसमान का ज़मीन। बहुत सारे अल्फाज हैं, आप खुद भी जो है वो इसकी मश्क कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक में, आप उसको निकाल लीजिएगा। आप उसमें जुमले बनाने को जुमले बने दिए हुए हैं आपको, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। आप भी जो है वो इस तरह के जुमले बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, पहला जुमला है आपका, मिसाल भी इन्होंने दी है कि बहुत से गुमनाम लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर मशहूर हुए। अब इसमें देखिए, गुमनाम और मशहूर एक दूसरे का मुतज़ाद आ गया। इसी तरह हर जुमले में जो है वो आपको 2 लफ्ज़ ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे के मुतज़ाद होंगे, उलट होंगे। ठीक है, मुखालिफ होंगे एक दूसरे के। उसके बाद है, देखने में मामूली सा लड़का गैर मामूली सलाहियतों का मालिक निकला। जैसे कि हमने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा था, देखने में तो मामूली सा था, बल्कि कान से उसके कान का मसला भी था, जो उसकी माजूरी थी वो कान का बहरापन था उसका,
ठीक है, उसके बावजूद वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक निकला। अब मामूली और गैर मामूली ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह देखिए आला अखलाकी सफ़ात अदना शख्स को भी बुलंद दर्जे पर फाइज कर देती हैं। आला और अदना दो एक दूसरे के मुतजाद निकले इसमें अल्फाज, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे की उलट हैं। आला और अदना एक दूसरे की उलट। इसी तरह देखिए नंबर 3 है रेलगाड़ी के निचले दर्जे से ऊपर के दर्जे तक मुसाफिर खचाखच भरे हुए थे। ठीक है, खचाखच भरे हुए थे, तो निचला दर्जा और ऊपर का दर्जा, निचला और ऊंचा, ठीक है, ये आपको अपोजिट मिल गए, इसमें आपको मुतजाद मिले, एक दूसरे के मुखालिफ लफ्ज मिले। इसी तरह देखिए नंबर 4 पाकिस्तान में बिल अमूम यानी कि आम तौर पर तमाम लोग और बिलखसूस ख़ास तौर पर ख़वातीन रमज़ान का बहुत एहतमाम करती हैं। ये तो हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको मुतज़ाद जुमला दिया हुआ है इन्होंने कि पाकिस्तान में बिल अमूम आम तौर पर और तमाम लोग बिलखसूस उनमें ख़वातीन जो है वो अफ्तार का जो है बहुत ज़्यादा एहतमाम करती हैं। ठीक है, रमज़ान में हमारे यहाँ ये बहुत एहतमाम होता है। तो आपको मिला बिलअमूम और बिलखुसूस। बिलअमूम के मानी है आम तौर पर, बिलखुसूस के मानी है ख़ास तौर पर। आपने देखा होगा कि हमारे अफ्तार का ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, सहरी का भी ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। उसके बाद है शोहरत की बुलंदी से पस्ती तक के सफ़र से उसने बहुत से सबक सीखे। आपके पास लफ्ज़ आ गए बुलंदी और पस्ती, बुलंदी ऊंचाई, पस्ती नीचे, ठीक है। उसके बाद है गंदगी को दूर करना और सफाई का ख्याल रखना निस्फ ईमान है। गंदगी और उसका अपोजिट हो गया सफाई। उसके बाद है तकवा अल्लाह के डर से एलानिया और खुफिया दोनों तरह बुराइयों से रुकने का नाम है। अब आप देखिए कौन सा लफ्ज़ मिला आपको, एक मिला आपको एलानिया जो हम खुले आम करते हैं, और एक होता है खुफिया जो हम छुप कर करते हैं। ठीक है, एलानिया और खुफिया एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, उलट वर्ड हैं, मुखालिफ वर्ड हैं। उसके बाद है हिंदुस्तान के मुसलमान फरमा रवा हर ख़ास व आम के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाते थे। हिंदुस्तान के जो मुसलमान फरमा रवा थे वो हर ख़ास व आम, ख़ास व आम बहुत सिंपल लफ्ज़ है जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ख़ास और आम एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद है जालिम को हमेशा मजलूम की बद्दुआ से डरना चाहिए क्योंकि उसके कबूल होने में देर नहीं लगती। जालिम और मजलूम, जालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जुल्म सहने वाला, ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद अल्फाज हैं, मुखालिफ अल्फाज हैं, उलट अल्फाज है। ठीक है, इसी तरह देखिए तिजारत में जायज़ मुनाफा तक महदूद रहना और नाजायज़ नफ़े से परहेज़ करना रिस्क को हलाल रखने के लिए ज़रूरी है। जायज़ और नाजायज़, ठीक है, जायज़ जो सही, नाजायज़ जो गलत, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद इन्होंने नंबर 2 दिया है दर्ज झैल जुमलों की गलतियाँ दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। हर जुमले में 2 गलतियाँ हैं। अब आपको देखना है इसे, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हारे घर आऊं। अब इसमें क्या गलतियां हैं, सोच को हम ऐसे नहीं लिखते बल्कि सोच, सिंपल चेंज। और जब हम जुमले को मिलाते हैं किसी दूसरे जुमले से, जैसे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हारे घर आऊं, आगे की बात पूरी करने के लिए जब हम जुमला मिलाते हैं तो के ऐसे लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए मेरे प्यारे बच्चों आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ठीक है, नंबर 2 देखिए बच्चों, जब हम किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं तो हम नून गुन्ना नहीं लगाते। ठीक है, दोस्तों, भाइयों, जब भी हम एड्रेस कर रहे होंगे, कॉल कर रहे होंगे, बुला रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, तो जो है वो नून गुन्ना नहीं लगेगा। तो ए मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों में नून गुन्ना नहीं लगेगा, उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे। आओ तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, सुनाऊं इन्होंने वाव लगाया है, इसमें हम पेश से काम चलाएंगे। सुनाऊं, पेश लग गया तो आप समझ लें उसको वाव की आवाज़ में पढ़ना है हमें, ये गलती थी। नंबर 3 देखिए लड़कियों आज क्यों ना कढ़ाई गोश्त पकाया जाए। ठीक है, तो अब अभी मैंने बताया जब एड्रेस किया जाता है तो नून गुन्ना नहीं लगाते हम।
तो लड़कियों, ठीक है, लड़कियों आज क्यों ना हम कढ़ाई गोश्त पकाएं। अब कढ़ाई तो वो दूसरी कढ़ाई हो जाती है, ठीक है ना, कशीदाकारी जिसे कहते हैं। तो कढ़ाई हम सिंपल लिखेंगे, कढ़ाई गोश्त पकाया जाए, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4, खेलों के उस्ताद ने हमें घास पर कलाबाजी लगाना सिखाया। अच्छा, घास पर, हम घास में नून नहीं लगाते हैं, घास होता है, ठीक है, सिंपल सीन। उसके बाद जो है इन्होंने सिखाया, मैंने सिखाया नहीं कहते हम, सिखाया, से सीन के बाद काफ दो चश्मी है, ठीक है, सिखाया। यहाँ पर हम नुक्ते नहीं लगाएंगे, सिखाया नहीं होता बल्कि सिखाया। नंबर 5 देखिए, किसी बुलंद मकाम पर फाइज होकर इंसानों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अब ये जुमले में प्लूरल इंसान है तो इसको जो है हम नून गुन्ने के साथ इस्तेमाल करेंगे। पहली जो गलती है उसमें है फाइज, फाइज जो है ज़्वाद से नहीं आएगा बल्कि ये फाइज होगा जे से, ठीक है, जे आएगा फाइज में। और उसके बाद है इंसानों, इन्होंने यहाँ पर इंसानों ऐसे लिखा है जैसे हम एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर तो एड्रेस नहीं किया है बल्कि बताया गया है इंसानों के बारे में और जमा बनाना है हमें, तो हम इंसानों में नून गुन्ना लगाएंगे। ये देखिए हमने गलतियाँ दुरुस्त कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारी पीछे और रह गई थी, ज़ौफ़े बसारत, ठीक है, उसमें भी जो है वो आपको करेक्शन करना थी। वो भी आपको एक पैराग्राफ दिया था तो उसमें भी जो है वो आपको करेक्शन करना थी, वो आप पढ़कर कर लीजिएगा, ये रह गया था, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें भी छोटे छोटे अल्फाज जो है वो गलत दिए हुए हैं, उसको आपने सही करना है। मैंने सही ज़ौफ़े बसारत लिखा है, उन्होंने जो है वो इस तरह से लिखा था ज़ौफ़े बसारत, ठीक है। लेकिन जब हम पैराग्राफ की तरफ आए, पैराग्राफ को हम चेंज करने बैठे तो जो है फिर उन्होंने खुद ही करेक्शन करके हमें बताया कि ज़ौफ़े बसारत, ठीक है, ये ज़ौफ़ नहीं होगा बल्कि ये होगा, ठीक है। तो ये एक जो है वो हमारा रह गया था पीछे का काम, तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे जो है वो इमला की गलतियां हैं, उसकी जो है आपको करेक्शन करनी है। आप पैराग्राफ को दोबारा लिखेंगे, इमला की गलतियों के साथ, गलतियों को करेक्शन करते हुए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा मुतज़ाद अल्फाज, आपने देख लिया। मैंने आपको ये भी बता दिए, जुमले भी आपको मैंने पढ़कर बता दिए कि उसमें क्या क्या अल्फाज जो है मुतज़ाद हैं। आप भी इसी तरह से निकालेंगे, जैसे मिसाल में आपको दिया है। मुतज़ाद अल्फाज क्या निकले, गुमनाम और मशहूर। बहुत से गुमनाम लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर मशहूर हुए, तो जो मुतज़ाद अल्फाज निकले आप भी जुमले के सामने इसी तरह से मुतज़ाद अल्फाज लिखेंगे जो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इमला की दुरुस्ती भी बता दी है कि गलतियां कैसे दुरुस्त करना है। हर जुमले में इन्होंने 2-2 गलतियां की थी, हमने उसकी करेक्शन कर ली, ये मैंने सॉल्यूशन भी कर दिया इसका, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, लाहिका, ठीक है। हम पहले साबिका पढ़ चुके हैं। साबिका में आपने देखा था कि हमने पहले जो है किसी भी लफ्ज़ से पहले जो लफ्ज़ लगाया हमने उसको साबिका कहते हैं। पहले लगाए जाने वाले अल्फाज साबिका कहलाते हैं, ठीक। हमने देखा कि हम साबिका को रिव्यू कर रहे थे, पहले लगाए जाने वाले अल्फाज साबिका कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक लफ्ज़ है जवाब, अब उसको हम साबिका कैसे बनाएंगे, लाजवाब, ठीक है। इसी तरह तादाद है तो ला तादाद, ठीक है। ये थे हमारे साबिका। अब हम पढ़ रहे हैं लाहिका, क्योंकि दोनों एक साथ होते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग दिए गए हैं। जब आपकी एक्सरसाइज में आते हैं, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको साबिका और लाहिका जो है वो साथ दिए जाएंगे और आपको अलग करना होगा या बनाना होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करके बता रही हूँ कि पहले लगाए जाने वाले अल्फाज जो है वो साबिका कहलाते हैं। जैसे जवाब है एक लफ्ज़, उसको आपको साबिका लगा के एक नया लफ्ज़ बनाना है तो लाजवाब। इसी तरह तादाद, लातादाद, शुमार, बेशुमार, ठीक है। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिसके आप आगे एक नया लफ्ज़ लगाएंगे तो वो जो है वो साबिका बन जाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर लाहिका पढ़ना है, ठीक है। हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया इसको। लाहिका का मतलब है पीछे या बाद में लगाए जाने वाले
लगाए जाने वाले हुरूफ या अल्फाज। ठीक है, ये वो हुरूफ या अल्फाज हैं जिन्हें किसी हुर्फ या लफ्ज़ के आखिर में लगाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। मसलन अक़ल के बाद मंद का इजाफा करके लफ्ज़ अक्लमंद बनाया जाता है, यानी मंद लाहिका लफ्ज़ है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि हमने साबिका में पहले लगाए थे और हम लाहिका में जो है वो बाद में लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने अल्फाज बनाए हुए हैं, आपको एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। पहले लायके दिए हुए हैं, फिर उनके मायनी है, फिर मुफरिद अल्फाज है, फिर उसके नए अल्फाज आपने। मुफरिद कहते हैं सिंगल। ठीक है, मुफरिद और मुरक्कब। मुफरिद एक, मुरक्कब एक से ज़्यादा। लाहिके देखिए, खाना, मंद, याब, नाक, नशीन, गो। एक और है मेरे ख्याल से, दूर है, दार है, दार। ठीक है, एक और लफ्ज़ है दार, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक लफ्ज़ रह गया दार। ठीक है, उसके मायने होंगे रखने वाला। चलिए अब देखिए हम इसके मायने भी देख लेते हैं। खाना के मायने होते हैं जगह, घर। ठीक है, मंद वाला, याब पाने वाला, नाक भरा हुआ, नशीन बैठने वाला, गो बोलने वाला, दार एक लफ्ज रह गया था, दार रखने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मुफरिद अल्फाज दिए हैं, इसके हमने नए अल्फाज बनाना है। बावर्ची, दानिश, फतह, खतर, मसनद, कम और एक है जर। ठीक है, एक लफ्ज नया दिया हुआ है इन्होंने, जर। अब हमने बनाया है उसका बावर्ची खाना, जहाँ आपको खाना बनाने की जो जगह होती है उसको बावर्ची खाना कहते हैं। ठीक है, दानिशमंद, अक्लमंद, फतह याब फतह हासिल करने वाला, खतर खतरनाक खौफनाक जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए जो मसला करें, मसनद मसनद नशीन गद्दी पर बैठने वाला, कम कम गो। ठीक है, कम बोलने वाला। और यहाँ पर जर, तो इन्होंने जो है आपकी बुक में जरदार बनाया है। देखें, देखा होगा ना, कास्ट है जरदार, जरदारी आपको याद आ गया होगा, तो जरदार। ठीक है, एक लफ्ज बन गया नया जरदार। अब हमें इससे जो है वो इन्होंने दिए है, आपकी एक्सरसाइज में दिया है कि दो दो लफ्ज और बनाना है। यही लायके इस्तेमाल करते हुए हमें दो दो लफ्ज और बनाना है। ठीक है, तो हमने बना लिया खाना को इस्तेमाल करते हुए दवा खाना, कैद खाना। जहाँ से दवाएं मिलती हैं वो जगह दवा खाना कहलाती है, जहाँ इंसानों को या किसी को भी कैद किया जाए वहाँ पर वो कैद खाना कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने मन से बनाया सेहतमंद, अक्लमंद। इसके बाद हमने याब से बनाया सेहतयाब, कामयाब। उसके बाद हमने नाक से बनाया खौफनाक, दर्दनाक। उसके बाद हमने नशीन से बनाया दिल नशीन, जहन नशीन। ठीक है, दिल में रखने वाला, बैठने वाला, दिल नशीन खूबसूरत लगने वाला, अच्छा लगने वाला, दिल में बैठने वाला, इसके मायने बैठने वाले के हैं, और जहन नशीन जहन में बैठने वाला। ठीक है, उसके बाद एक गो, साफ गो, हक गो। साफ गो यानी कि साफ बात करने वाला, हक गो सच बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद एक और लफ्ज दिया था इन्होंने दार। ठीक है, तो दुकानदार, खरीदार। ठीक है, आप बना लीजिएगा इसको, मैंने बता दिया है कि दुकानदार, खरीदार। ठीक, दोनों अल्फाज मैंने आपको बना दिए। ये हो गया आपका लाहिका। ठीक है, इन्होंने दिया है, अब आपको एक्सरसाइज में दिया है जो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा कि दर्जे झैल अल्फाज के मायने लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। डाक खाना, अक्लमंद, डाक खाना, डाक जहाँ पर डाक जो है वो जमा होती है उसको डाक खाना कहते हैं। अक्लमंद, अक्ल रखने वाला, फतह याब, फतह हासिल करने वाला। अफसोसनाक, जिस जो बुरी खबर, अफसोसनाक यानी कि तकलीफ दे, जो अच्छी ना लगे हमें, मायूस कर दे, अफसोसनाक। जहन नशीन, जहन में बैठने वाला। कम गो, कम बोलने वाला। मालदार, जिसके पास माल दौलत है। ठीक है, मायने मैंने आपको बता दिए, जुमले बना लीजिएगा आप। ठीक है, इन लाहिकों से मजीद अल्फाज बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। जो आपको लाहिके दिए हुए इनसे आपको मजीद अल्फाज बनाना है, ये मैंने आपको बना के बता दिए। ये आपकी एक्सरसाइज, आप सॉल्यूशन में देखेंगे आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ नोट करके आपको बता दिया, आप यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लीजिए, और नहीं तो आप सॉल्यूशन से करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, ये भी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिगनिंग से ही हम जो है वो हम अर्ली क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज के मायने है हम मायनी अल्फाज।
ठीक है, यानी मायने के लिहाज से दोनों अल्फाज का तकरीबन एक जैसा होना। मसलन बाप, वालिद, सरपरस्त, ये एक ही शख्स है, ठीक है, बाप वालिद, बाप कहें, वालिद कहें या सरपरस्त कहें, ठीक है, तकरीबन इसके एक ही मायने हैं। इसी तरह जैसे माल, दौलत, अभी हमने एक लफ्ज़ यूज़ किया था माल, दौलत, तो एक ही मायने है उसके, माल के मायने भी दौलत के हैं, दौलत के मायने भी दौलत के हैं, ठीक है। इसी तरह हम सूरज, उसको आफताब भी कह सकते हैं, दोनों के मायने सेम है। इसी तरह चांद, उसको महताब भी कह सकते हैं, दोनों के मायने सेम है। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे मिलेंगे आपको जिसके मायने सेम होंगे। अब यहाँ पर जो है आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ था इन्होंने, मैंने कुछ अल्फाज लिए हैं, बाकी जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, आपके सॉल्यूशन में भी दिए हुए हैं। जैसे चंद अल्फाज के मुतरादिफ लिखते हैं, ठीक है, नाई, हज्जाम, ठीक है, भिकारी, फकीर, दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दोनों के मायने सेम हैं। नाई, हज्जाम, बाल काटने वाले को नाई भी कहते हैं और हज्जाम भी कहते हैं। भीख मांगने वाले को भिकारी भी कहते हैं और फकीर भी कहते हैं। पड़ोसी, हमसाया, आपके जो बराबर में रहते हैं वो आपके पड़ोसी भी हैं और हमसाया भी हैं। हमसाया इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल आपके बराबर में रहते हैं। मरीज, बीमार, ठीक है ना, जो जिसकी तबीयत खराब होती है वो मरीज भी कहलाता है और बीमार भी। उस्ताद, मुअल्लिम, ज़ईफ, बूढ़ा, ठीक है, ये दोनों तकरीबन आप देखें कि सेम मायने दे रहे हैं। तो मुतरादिफ अल्फाज वही होते हैं जिनके मायने तकरीबन एक जैसे हो। बाज़ दफ़ा हम ऐसे मुतरादिफ भी यूज़ करते हैं जो हमें दोनों इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि दोनों के बगैर हमारा जुमला मुकम्मल नहीं होता। जैसे मालो दौलत, रस्म व रिवाज, ठीक है ना, ये अल्फाज ऐसे हम एक साथ इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि दोनों मुतरादिफ, हम एक भी ले सकते हैं, रस्म भी ले सकते हैं, रिवाज भी ले सकते हैं, लेकिन जुमला हमारा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हम दोनों को बोलेंगे, रस्म और रिवाज भी बोलेंगे, मालो दौलत भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, ये हमने देख लिया, बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन और आपको हमेशा से मेरे ख्याल से याद होगी, आप समझते होंगे। दो ऐसे अल्फाज देखेंगे जिसके मायने एक हो तो आप समझ जाएंगे कि ये मुतरादिफ अल्फाज है, ठीक है। उसके बाद है मुज़क्कर मुअन्नस के कायदे। अच्छा, यहाँ पर कुछ कायदे दिए हुए हैं। अभी तक तो हम सिंपल जो है मुज़क्कर मुअन्नस जुमले के लिहाज से हम देखते आए कि जुमले में उस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जुमले के इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे फूल खिला है, ठीक है ना, तो अब आपको क्या पता चला कि फूल मुज़क्कर है या मुअन्नस है? आपको पता चल गया कि फूल जो है वो मुज़क्कर है, खिला है, खिली नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो आपको पता चल गया कि ये फूल लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। हम यहाँ इसके कुछ कायदे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने के 3 कायदे बताए गए हैं आपकी बुक में, आपकी एक्सरसाइज में जो है वो 3 कायदे बताए गए हैं। पहला है, अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे हो तो मुअन्नस बनाते वक्त उसे छोटी ये से बदल देते हैं। मसलन लड़का से लड़की, शहजादा से शहजादी, ठीक है। अलिफ या हे है, मैंने दोनों मिसालें आपको दे दी है। देखिए, लड़का में आखिर में अलिफ आ रहा है और शहजादा में आखिर में हे आ रहा है। दोनों मिसालें, 2 लफ्ज़ दिए थे यहाँ पर, मैंने आपको दोनों मिसालें दी हैं, लड़का से लड़की, शहजादा से शहजादी, ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए, दूसरा कायदा देखिए, कुछ अल्फाज में सिर्फ छोटी ए बढ़ा देते हैं। मसलन हिरन से हिरनी, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो तीसरा देखते हैं हम, बाज़ मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या ये को नून से बदल दिया जाए तो मुअन्नस बन जाता है। अब हमको दोनों का देखना है, अलिफ भी देखना है और ये भी देखना है, ठीक है। मसलन दूल्हा से दुल्हन, दूल्हा में अलिफ आ रहा है, आखिर में नून में चेंज कर दिया, इसको नून से बदल दिया हमने, ठीक है। अलिफ को किससे बदल दिया? नून से बदल दिया हमने। दुल्हा से दुल्हन। इसी तरह पड़ोसी, छोटी ये देखें, ये छोटी ये लिखा है, अलिफ या छोटी ये हो, तो हमने दोनों मिसालें देखी हैं। छोटी ये है पड़ोसी में, अब इसको छोटी ये को किससे बदल दिया हमने? नून से बदल दिया, पड़ोसन हो गया, ठीक है। पड़ोसी से पड़ोसन, ये मुज़क्कर है पड़ोसी और पड़ोसन मुअन्नस हो गई, ठीक है। अब हम वो मुज़क्कर के मुअन्नस अल्फाज देखते हैं जिनके लिए अलग अल्फाज मौजूद हैं, यानी कि इसके लिए हम चेंज नहीं करेंगे कुछ, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग अल्फाज हैं इसके लिए, ठीक है। मसलन बाप का माँ, ठीक है ना, इसमें कोई हम इजाफा नहीं करते, कोई चेंज नहीं करते इसमें कि इसमें कोई लफ्ज़ लगा लें तो कुछ मुअन्नस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम बिल्कुल अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भाई का बहन, मर्द का औरत, बादशाह का मलका, गुलाम का कनीज, और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हम बहुत अलग अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपकी बुक में भी दिए हुए हैं,
जैसे बाप दिया हुआ है, बाप का माँ, मियाँ का बीवी, भाई का बहन, ससुर का सास, दामाद दिया हुआ है, दामाद का बेटी, ठीक है, बहनोई का बहन, मर्द का औरत, बादशाह का मलका, गुलाम का कनीज, ठीक है। इस तरह से जो है वो बिल्कुल अलग अल्फाज हैं। ये कुछ अल्फाज हमारी बोलचाल में ऐसे हैं या हमारी ग्रामर में, हमारे कवायद में ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग मायने, अलग जो है वो मुअन्नस बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, उसके अलावा भी आपको एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है कि दर्जे झैल नंबर 3 देखिएगा, दर्जे झैल अल्फाज के मुअन्नस लिखिए। माली है, धोबी है, दर्जी है, नाई है, हलवाई है, पड़ोसी है, हाजी, भिकारी, जोगी, बंगाली, ठीक है। माली का मालन, धोबी का धोबन, दर्जी का दर्जन, नाई का नायन, हलवाई का हलवाइन, पड़ोसी का पड़ोसन, हाजी का हज्जन, भिकारी का भिकारन, जोगी का जोगन, बंगाली का बंगालन, ठीक है। मैंने आपको ओरल बता दिए हैं, लेकिन आप जो है वो अपने सॉल्यूशन में देखकर अच्छी तरह से कीजिएगा इसको समझकर, ठीक है, कि हमें किसका क्या लफ्ज़ बनाना है। ये तो आपको सिर्फ इसमें आपको जो है वो नून का इजाफा करना है। तमाम जो है वो आपको छोटी ए के अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है। और हम यह कायदा पढ़ चुके हैं कि अगर छोटी ए को नून से बदल देंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 1 2 3। पहले में मैंने आपको बता दिया है कि जो है अलग जो अल्फाज हमने इस्तेमाल किए, ये आपका पहला है। उसके बाद दूसरे में आपको कायदे बताए गए हैं। तीसरे में जो है वो आपको छोटी ए से बदलना है, नून को छोटी ए से छोटी ए को नून से बदलना है, उससे जो है वो आपके मुज़क्कर अल्फाज बन जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं इसमें नकरा का इस्तेमाल, ठीक है, आपकी इसी एक्सरसाइज में है। इसमें नकरा पहले भी पढ़ चुके हैं, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें नकरा जो है वो आम नाम को कहते हैं। दो हम पढ़ते आए हैं इस्म, एक इसमें मारफा हम पढ़ते आए हैं और एक इसमें नकरा हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। नकरा जो है वो आम नाम को कहते हैं, ठीक है। हम शुरू से यही पढ़ते आए, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, नकरा जो है वो आम नाम को कहते हैं। इस्म नाम को कहते हैं, ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस्म नाम को कहते हैं, किसी का भी इस्म हो सकता है। आपका इसमें ग्रामी क्या है, मैं सवाल करूँ तो आप उसके जवाब में मुझे क्या बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है। तो इस्म नाम को कहते हैं और नकरा आम को कहते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया ये, इसमें नकरा, इसमें आम, यानी कि आम नाम। तारीफ है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के आम तौर पर लिए जाने वाले नाम को इसमें नकरा कहते हैं। मसलन वो लड़का बहुत तेज भागता है। अब नाम तो नहीं लिखा लड़के का, लड़का, अब हर लड़के को लड़का कहा जाता है, इसलिए ये आम नाम है, यानी हर लड़के को लड़का ही कहा जाता है, इसलिए ये आम नाम है। इसी तरह हर शहर को शहर और हर किताब को किताब कहा जाता है। मैंने तीनों मिसालें दे दी आपको। देखिए, किसी शख्स का नाम लड़का, जगह, शहर और या चीज़ किताब, ठीक है। अब आप इसको शहर का नाम कराची लेते, इस्लामाबाद लेते तो ये मारफा में चला जाता, लेकिन हर शहर को हम शहर कहेंगे जब तक नाम नहीं लेंगे, जब तक वो खास नहीं होगा। इसी तरह हर किताब को जो है वो हम किताब कहेंगे जब तक उस किताब का नाम नहीं लेंगे। अगर मैं कहूँ उर्दू की किताब या जो आपकी सूरजमुखी है वो किताब का नाम लूँ, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये खास किताब मिस उर्दू की किताब कह रही है। मैं सिर्फ किताब कहूँगी तो आप नहीं समझेंगे कि कौन सी किताब निकालना है, ठीक है। मुझे नाम लेना पड़ेगा कि आपको सूरजमुखी निकालना है, अपनी उर्दू की किताब। उर्दू की किताब कहूँगी तब जाके जो है वो खास में आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हर जो है वो किसी भी शख्स को, अब उसमें लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी है, उसको सब लड़कों को लड़का कहेंगे, सब लड़कियों को लड़कियां कहेंगे, सब औरतों को औरतें कहेंगे और सब मर्दों को मर्द कहेंगे, ठीक है। इसी तरह किसी जगह का नाम है तो हर शहर को शहर, हर गांव को गांव, हर देहात को देहात, हर दरिया को दरिया, हर जो है वो किताब को किताब, और कोई भी चीज़ का, हर टेबल को टेबल कहेंगे, हर चेयर को चेयर कहेंगे, हर दरवाजे को दरवाज़ा कहेंगे। ये चीज़ों के नाम है। जब तक वो कुछ खास नहीं हो जाता, कोई उसके साथ और दूसरा जो है वो उसकी खासियत नहीं जोड़ी जाएगी, जब तक वो खास नहीं होगा वो नकरा में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दर्जे झैल जुमले, इसमें नकरा मुंतखब करके मुकम्मल कीजिए। यहाँ मैंने आपको फिल करके बताए में पूरी सॉल्यूशन के साथ है ये। नंबर 1 है मैंने डैश पढ़ी, कुल्लियात इकबाल या किताब। अब आपको नकरा
चूज करना है, नकरा को मुंतखब करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने किताब पढ़ी। अब कुल्लियात इकबाल तो किताब का नाम है अल्लामा इकबाल की। ठीक है, अगर नाम ले लेंगे तो ये तो खास हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ किताब, अभी मैंने आपको बताया ना सारी किताबें किताब कहलाती हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मैंने किताब पढ़ी। अब दूसरा देखिए, गांव की आबोहवा बहुत अच्छी है। यहाँ लिखा है, ऑप्शन में आपको दिया है कि गांव फिरोजपुर। हमने गांव इसलिए सिलेक्ट किया है कि हर गांव को जो है वो गांव कहते हैं, इसमें नकरा है ये। ठीक है, आम नाम है, हर गांव को गांव कहेंगे आप। उसके बाद है, डैश के किनारे बैठकर नजारा करना बहुत पुरलुत्फ था। अब रावी और दरिया, रावी तो नाम है दरिया का, यह खास हो जाएगा, और दरिया, हर दरिया को दरिया कहेंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, दरिया। दरिया के किनारे बैठकर नजारा करना बहुत पुरलुत्फ था। उसके बाद है नंबर 4, कल अहमद डैश से वापस आया। अब शहर लिखा है और इस्लामाबाद दिया हुआ आपको ऑप्शन में। अब आप क्या चूज करेंगे, शहर करेंगे, क्योंकि नकरा इस्तेमाल करना है आपको, हर शहर को शहर कहेंगे। इस्लामाबाद अगर चूज करते हैं वो तो मार्फा हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कल अहमद शहर से वापस आया। इसके बाद है नंबर 5, डैश पर बर्फ जमी है, पहाड़ पर या केटू पर। केटू का नाम लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ये भी पहाड़ का नाम है, तो अब नाम तो नहीं लेंगे हम, सिर्फ पहाड़ कहेंगे, हर पहाड़ को पहाड़ कहते हैं। तो पहाड़ पर बर्फ जमी है, ये आप नकरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर 6, डैश को नोबेल इनाम मिला, अब्दुल सलाम या साइंसदान। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो एक साइंसदान थे, लेकिन हर साइंसदान को साइंसदान कहेंगे, हर जो है साइंसदान अब्दुल सलाम नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने क्या चूज किया, साइंसदान को नोबेल इनाम मिला। यहाँ पर हमें नकरा इस्तेमाल करते हुए ये जो है जुमले कंप्लीट मुकम्मल करना थे, हमने कर लिए नकरा इस्तेमाल करते हुए। देखिए ऑप्शन में आपको नकरा के साथ जो है वो मार्फा भी दिया हुआ है, लेकिन अब ये आपको समझना है कि हमें यहाँ पर जो है वो क्या पुट करना है, क्या मुंतखब करना है। ठीक है, किस उससे जो है वो हमें किस ऑप्शन से फिल करना है इसको। ये हो गया आपका इसमें नकरा। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे, तस्वीर देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कौन है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ी सी इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो इनके बारे में पढ़ेंगे, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे सबक को, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने में जो है वो आसानी हो। तफहीम मैंने बताया था आपको, फहम से निकला है लफ्ज़, फहम के मायने होते हैं जानना। अब इस सबक में या इस तफहीमी पैराग्राफ में, इस तफहीमी सबक में आपको क्या दिया गया है, उसमें से आपको जो है वो आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाहिम्मत, रोबदार, पुरवकार, दिलेर, जाबाज, जर्नैल और सिपहसालार, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमानदार अबरू, आईब्रो जिसे कहते हैं, उनकी वसीउन नजरी की गमाजी करती थी। गमाजी यानी कि अक्कासी करती थी, वसीउन नजरी यानी कि उनकी दूर तक जो है वो देखने की, समझने की सलाहियत। ठीक है, उनकी अक्कासी करती थी। ये सब उनकी खुसूसियात दी गई हैं आपको। ठीक है, बाहिम्मत थे, रोबदार थे, पुरवकार थे, दिलेर थे, जाबाज थे, जर्नैल और सिपहसालार। और फिर उनके बारे में बताया गया वो किस कदर खूबसूरत थे, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमानदार अबरू, उनकी वसीउन नजरी की गमाजी करती थी, यानी कि अक्कासी करती थी, उनका जो उनकी खुसूसियात थी वो दिखाती थी, हमें जाहिर करती थी। नमाज और रोज़े का पाबंद और बुरी बातों से अपनी ज़बान को महफूज रखने वाला ये अजीम हुक्मरान, आप तस्वीर देख के समझ गए हैं कि टीपू सुल्तान था। वो टीपू सुल्तान जिसको न सिर्फ हिंदुस्तान के तमाम मौरखीन कहते हैं, तारीख लिखने वालों को। ठीक है, हर दौर में जो है वो तारीख लिखी जाती, ये 1700 सेंचुरी की तारीख है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 1700 और हाफ हो गया था, बल्कि 1750 गुजर चुका था। ठीक है, तमाम मौरखीन यानी कि तारीख लिखने वाले, बल्कि तमाम मगरिबी मौरखीन भी आज तक शेर मैसूर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, हम यानी कि हिंदुस्तान के मौरख जो लिखने वाले, तारीख लिखने वाले हैं, वो तो जानते ही जानते हैं, लेकिन मगरिबी ममालिक के मौरखीन भी, तारीख लिखने वाले भी आज तक उन्हें जो है वो शेर मैसूर के नाम से पुकारते हैं। आपका असल नाम फतेह अली खान था। आप 1751, मैंने कहा था ना 17वीं ईस्वी जो है वो हाफ हो गई थी, आधी हो गई थी, 1751 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हैदर अली था, जो सल्तनत मैसूर के फरमा रवा थे, यानी कि बादशाह थे, हाकिम थे। आपके कौल तो बहुत मशहूर है, और जो एक कौल तो आपका बहुत ही मशहूर है, मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है उसके बारे में, कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है।
ठीक है। अच्छा, इनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, किताब बुक से सबक को पढ़ेंगे हम। तफहीमी सबक है आपका, इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 65। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ये देखें यहाँ लिखा है मैंने यहाँ पर शेर, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन यानी सच्चा मुसलमान जंग में हासिल होने वाले मालो दौलत और जागीरों की तमन्ना नहीं रखता, बल्कि अल्लाह की राह में शहीद होना उसका असल मकसद होता है। माले गनीमत सब समझते होंगे, माले गनीमत जो जंगों के दरमियान छोड़ा हुआ माल होता है वो माले गनीमत कहलाता है। ठीक है, किश्वर कुशाई जागीर ज़मीनें, ठीक है ना, इसको कहा गया है। तो वो जो जिसको शहादत की तमन्ना होती है वो इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता, ना किसी माले गनीमत की यानी किसी मालो दौलत की, और ना ही किसी जागीर की तमन्ना रखता है, बल्कि उसका मकसद और सिर्फ शहादत हासिल करना होता है। वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, उसके मकसद के आगे कोई चीज़ जो है वो हाइल नहीं हो सकती। वो अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए जो है वो अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान होना चाहता है। बाहिम्मत, रोबदार, पुरवकार, दिलेर, जाबाज, देखें क्वालिटीज़ देखें इनकी, खूबियाँ देखें इनकी किस कदर बताई गई हैं। जाबाज जर्नैल और सिपह सालार, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और कमानदार अबरू उसकी वसीउन नजरी की गमाजी करती थी। गमाजी यानी कि अक्कासी करती थी, नज़र आती थी उनकी शख्सियत में। नमाज और रोज़े का पाबंद, बुरी बातों से अपनी ज़बान को महफूज रखने वाला ये अजीम हुक्मरान टीपू सुल्तान था। वो टीपू सुल्तान जिसको ना सिर्फ हिंदुस्तान के तमाम मौरखीन, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान तारीख लिखने वाला था या हिंदू कोई तारीख लिखने वाला था, सब जो है वो उनको, उनकी खूबियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी खूबियों को तस्लीम करते हैं। ठीक है, बल्कि तमाम मगरिबी मौरखीन भी आज तक शेर मैसूर के नाम से पुकारते हैं। मैसूर जगह का नाम है। आपकी बहादुरी दुनिया की तमाम कौमों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। आपके दरबार में हमेशा इल्मी, अदबी और सियासी गुफ्तगू ही की जाती थी। सल्तनत के ओहदेदार रंग व नस्ल की तमीज़ के बगैर रखे जाते थे, इसलिए आपके दरबार में कई उमरा और वज़ीर हिंदू भी थे, यानी कि उस वक्त ये तफरीक नहीं की जाती थी कि ये हिंदू है या मुसलमान। अब मुसलमान के दरबार में आप सोचेंगे कि मुसलमान ही होंगे, वज़ीर भी मुसलमान होंगे और जो ओहदेदार हैं वो भी मुसलमान होंगे, दीगर ओहदेदार, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ सिर्फ जो है वो सलाहियतों को देखा जाता था, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं रखा जाता था। आला इंतज़ामी सलाहियतों के हामिल टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत में ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी, बिला सूदी बैंकों का क़याम, पुलिस का आला निज़ाम और छोटे दस्तकारों की हौसला अफजाई जैसे बहुत से इक़दाम कर रखे थे। यानी कि उस वक्त भी देखें इस चीज़ की ज़रूरत थी और आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अब ग़ुलामों की ख़रीदो फरोख्त तो नहीं होती, लेकिन बिला सूदी बैंकों का क़याम आज भी ज़रूरी है। और इसी तरह पुलिस का आला निज़ाम, यानी कि पुलिस के इंतज़ाम को भी बेहतर करना जो है वो उस पर गौर करना चाहिए बेहतर करने के लिए। और छोटे दस्तकारों, यानी कि जो छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जो अपने यानी कि घरों में इस तरह की दस्तकारियाँ करते हैं, अपना कोई छोटा मोटा कारखाना चलाते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनकी जो है वो बहुत हौसला अफजाई की जानी चाहिए। और आज भी ये ज़रूरत है, जैसे बहुत से इक़दाम कर रखे थे। देख लें उस वक्त भी इतनी दूरअंदेशी उनकी कि आज तक उन चीज़ों की ज़रूरत है। सुल्तान टीपू का असल नाम फ़तेह अली ख़ान था। आप 1751 में पैदा हुए। आपके वालिद हैदर अली सल्तनत मैसूर के फरमारवा थे, यानी कि बादशाह थे, हाकिम थे, जो आखिरी दौर में दक्कन की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। हैदर अली बरसगीर पाको हिंद के पहले फरमारवा थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ी तसल्लुत के ख़तरात का सही अंदाज़ा लगाया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अंग्रेज़ जो है वो इस पर पाको हिंद पर जो है वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, बरसगीर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और इस ख़तरे की बेखनी यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। मैदान जंग ही में उनका इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने इस काम को जारी रखा, यानी कि हैदर अली को इस बात का अंदेशा हो गया था। ठीक है, जिस कदर बाप दूर अंदेश थे उसी तरह बेटा भी बहुत दूर अंदेश था। अंग्रेज आपको बड़ी सल्तनत देकर साथ मिला लेना चाहते थे, जैसा कि वो हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के साथ कर चुके थे, यानी कि आपको लालच दे रहे थे। साजिशों और रिश्तों
और रिश्वतों के जोर पर वो तकरीबन तमाम हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। ये अंग्रेज़ों के हिंदुओं के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की इस पेशकश को कबूल ना करके टीपू ने दुनिया के लिए ये मिसाल कायम की कि अपने वतन और अपनी आज़ादी के सामने मालो दौलत और इक़्तिदार कोई हैसियत नहीं रखते। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, अब देखिए कितना खूबसूरत शेर है। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। दो अलग अलग जो है वो दोनों परिंदे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग, देखें उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। करगस यानी गिद्ध, गिद्ध को कहते हैं जो मुर्दार गोश्त खाता है, हराम गोश्त खाता है वो, ठीक है। और शाहीन, अगरचे दोनों परिंदे हैं और दोनों एक ही माहौल में रहते हैं और एक ही फ़िज़ा में उड़ते हैं, लेकिन दोनों परिंदों की दुनियाएं मुख्तलिफ होती हैं। शाहीन ऊंचाई पर परवास करते हुए साफ रिस्क खुद शिकार करके खाता है, यानी कि उसे साफ सुथरा रिस्क चाहिए होता है, वो ऊंची से ऊंची परवाज रखता है अपनी। जबकि गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाने के लिए अक्सर ज़मीन के गिर्द ही मंडलाता रहता है। आप दोनों में फ़र्क देखिए कि एक आसमान को छूना चाहता है और एक ज़मीन पर ही जो वो गंदगी खाना चाहता है। उसके बाद है टीपू के आला और अरफा ख्यालात और उसके दरबारियों में मीर सादिक और पूर्णिया के ख्यालात में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। उन दोनों को अंग्रेज़ों ने जागीरों और मालो दौलत का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, ठीक है। मीर सादिक गद्दार कहलाता है और इसी तरह पूर्णिया तो ज़ाहिर लालच दिया, वो उस लालच में आ गया और उसने इस तरह की हरकत की। वो मालो दौलत जो अंग्रेज़ यहीं से लूट रहे थे और उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें और उन जैसे दीगर गद्दारों को देने का वादा करके उनसे अपनी मर्ज़ी के काम लेते थे। आखिर एक सख्त मुकाबले में टीपू सुल्तान की 30,000 फ़ौज के मुकाबले में अंग्रेज़, हिंदू, मरहटे और मतलब परस्त मुसलमान हुक्मरान निज़ाम दक्कन की 50,000 फ़ौज आई। टीपू सुल्तान बजाते खुद, यानी कि टीपू सुल्तान की फ़ौज कितनी थी? 30,000, और दूसरे जो लोगों की फ़ौज थी वो 50,000, जिसमें अंग्रेज़, हिंदू, मराठे और मतलब परस्त मुसलमान, यानी कि जो लालच में आ गए थे वो मुसलमान जो है वो शामिल होकर उन्होंने एक 50,000 की फ़ौज बना ली। टीपू सुल्तान बजाते खुद जंग में हिस्सा लेते हुए कभी किले से बाहर और कभी अंदर जा रहे थे। गद्दारों ने तोपों में बारूद के बजाय रेत के गोले भर दिए थे। इसी तरह के बहुत से नुकसानात पहुंचाने के साथ साथ एक मर्तबा टीपू के किले से बाहर निकलने पर पीछे से किले का दरवाज़ा पूर्णिया टीपू सुल्तान के वज़ीर मालियात थे, एक नाम हिंदू शख्स था, उसने जो है वो बंद कर दिया। यानी कि इस वज़ीर ने जो ये हरकत की कि आप बाहर निकले और उसने जो है वो किले का दरवाज़ा बंद कर दिया। टीपू सुल्तान जब वापस पलटे तो दरवाज़ा बंद पाकर दरवाजे के सामने ही दुश्मनों से लड़ते रहे। कुछ साथियों ने मशवरा दिया कि आप अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले कर दें, इस तरह आपकी जान बच जाएगी। लेकिन इस मौके पर उस अजीम सुल्तान ने वो जुमला कहा जो ज़रबुल मिसल बन गया, यानी कि आज जो है वो हम मिसाल के तौर पर जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिख कर दिखाया है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, शेर और गीदड़ में ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के उलट हैं, इनकी खुसूसियात एक दूसरे से उलट हैं। जैसे मैंने आपको बताया करगस और शाहीन के बारे में, ये हैं तो दोनों परिंदे, लेकिन दोनों की खुसूसियात आप देखें कितनी चेंज है। एक आसमान को छू रहा है तो दूसरा ज़मीन पर ही वो गंदगी में शामिल है। और इसी तरह से जो है वो शेर और गीदड़ भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। शेर जो है वो अपनी जो है वो शेर दिली से, शेर नाम ही इसीलिए है कि शेर दिल, ठीक है, और गीदड़ जो है वो बिल्कुल छुप जाने वाला, छुप जाता है। जब गीदड़ शेर की एक दिन की, इसलिए जो है उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी, यानी कि अपने शेर दिल बनकर जो है उन्होंने जंग की, और गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। इस तरह छुपते छुपाते जंगलों में, इधर उधर गारों में छुपना छुपाना, इस तरह की ज़िंदगी से तो एक ही दफ़ा जो है वो शेर दिल जो है बनकर जो है वो इंसान लड़े और शहीद हो जाए। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को लड़ते लड़ते शहीद हुए। आपको शहीद होते देखकर, देखें अंग्रेज़ों ने क्या कहा, आपको शहीद होते देखकर अंग्रेज़ों ने नारा लगाया, अब हिंदुस्तान हमारा है। यानी कि वो समझ गए कि ये शेर दिल तो है, ये चला गया, अब जब वो हिंदुस्तान को बचाने वाला हमसे कोई नहीं है, ठीक है।
ये मैंने आपको तफहीमी सबक जो है वो पढ़कर सुनाया है और समझाया भी है, ठीक है। आप जो है इसके अब जो हम क्वेश्चन आंसर जो है वो तलाश करेंगे। कुछ अल्फाज के मायने दिए हैं वो आपको सॉल्यूशन में दिए हुए होंगे, ठीक है। उसको जो है आप सॉल्यूशन से देखकर कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन आंसर किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10-11 क्वेश्चन हैं। इसको भी आप जो है वो सॉल्यूशन से देखकर कीजिएगा। सॉल्यूशन में आपकी मिस ने जो है वो फाइंड आउट किए हुए हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन सबक था आपका और मैंने आपको बताया था आपको सवालों के जवाब जो है वो तलाश करना है। तो टीपू सुल्तान कब पैदा हुए, आपका असल नाम क्या था? मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान जो है वो 1751 में पैदा हुए और आपका असल नाम फतेह अली खान था, ठीक है। इसी तरह टीपू सुल्तान के वालिद का नाम बताइए। तो हैदर अली नाम था उनका। वो कहाँ के फरमारवा थे? वो मैसूर के फरमारवा थे। जगह का नाम है। टीपू सुल्तान की आला इंतज़ामी सलाहियतों की मिसालें दीजिए। ये आप अपने सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको सबक में भी मिल जाएगा और आपको सॉल्यूशन में भी मिल जाएगा। इसी तरह टीपू के वालिद को अंग्रेज़ों से क्या खतरा था? वो जो है वो समझ गए थे कि जो अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपको टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की पेशकश क्यों ठुकरा दी? क्योंकि वो नहीं चाहता था इस तरह से लालच में आना। टीपू सुल्तान के दरबारियों को अंग्रेज़ों ने अपने साथ कैसे मिलाया? मालो दौलत का लालच देकर, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में लिखे गए अस्माए सिफ्त को फहरिस्त बनाइए। ये देखिए यहाँ पर मैंने उनकी क्वालिटीज़ लिखी हैं, आप इनकी कॉलम बनाकर जो है वो फहरिस्त बना लीजिए, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कवाइद जो हमने पढ़े वो अच्छी तरह से जो है वो याद करना है। कवाइद अच्छी तरह याद कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगी टीपू सुल्तान पर जो है वो एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। उनकी खूबियों को जमा करके जो है वो आपको एक पैराग्राफ लिखना है। एक आपको लिस्ट भी बनाना है उनकी खूबियों की, उनकी सलाहियतों की, ठीक है। वो एक अलग काम है आपका, वो एक अलग काम है। और ये आपको होमवर्क मैंने एक पैराग्राफ की सूरत में दिया है, ठीक है। टीपू सुल्तान पर एक पैराग्राफ लिखिए और कवाइद जो है वो आप अच्छी तरह से याद करेंगे। उम्मीद है जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। आप जो है सॉल्यूशन से वर्क भी कर लीजिएगा और होमवर्क भी कर लीजिएगा। अब हम जो है वो नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।